हरे कृष्णा। हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे थे और कैपिटल स्ट्रक्चर में नेट इनकम अप्रोच हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेट इनकम अप्रोच में आपने क्या देखा था कि केडी कम होता है, केई ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते हैं, डेट का वेट बढ़ाते हैं, वैसे ही आपका केओ जो है वो कम होता जाता है। और हमें यही चाहिए, किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव यही है हमारा कि केओ दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो, वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा से ज्यादा हो। और नेट इनकम अप्रोच डॉरेन डेविड साहब ने दिया था। आप चाहें तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं, अल्टीमेटली इसमें जो थीम थी वो यही थी। वैसे तो यहां लिखा है कि केडी और केई कांस्टेंट है, एजम्पशन में लिखा है कि केडी और केई जो है कांस्टेंट है, लेकिन तब भी अगर आप अपने लिए लिख लेंगे यहां पे, जहां नेट इनकम अप्रोच लिखा है वहीं जहां मैं लिख रहा हूं आप भी लिख सकते हैं। केडी इस अप्रोच में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और केई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो चेंज क्या होता है, केओ, केओ चेंज होता है। केडी और केई दोनों कांस्टेंट हैं, केओ चेंज होगा। और केओ क्या चेंज होगा, अगर आप डेट का वेट बढ़ाएंगे तो केओ क्या होगा, डेट का वेट बढ़ाएंगे तो केओ क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर। अब इसी का जस्ट अपोजिट अप्रोच है, बिल्कुल ही उल्टा, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। प्यार से इसको हम लोग एनओआई अप्रोच बोलते हैं। ये जस्ट जैसे आपने नेट इनकम अप्रोच पढ़ा, उसका बिल्कुल अपोजिट है। नेट इनकम अप्रोच कह रहा था कि आप डेट का वेट बढ़ाइए तो आपका केओ कम हो जाएगा। एनओआई अप्रोच कहता है कि ऐसा नहीं होता। एनओआई अप्रोच कहता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपके केओ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनओआई अप्रोच कहता है कि जो केओ है वो ही रहेगा, चाहे आप डेट रखें ना रखें, कम रखें ज्यादा रखें, इससे कोई फर्क नहीं है। इन शॉर्ट, एनओआई अप्रोच में केडी कांस्टेंट है एंड केओ कांस्टेंट है। जैसे एनआई अप्रोच में केओ चेंज हो रहा था, यहां पे केडी एंड केओ कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहां लिख दूं कि इस अप्रोच में मेरा केडी कांस्टेंट होगा और मेरा केओ कांस्टेंट होगा, तो सर चेंज क्या होगा, चेंज होगा केई। और मजेदार बात यह है कि ये अप्रोच जो जस्ट एनआई अप्रोच का अपोजिट है, ये भी दिया था डॉरेन डेविड साहब। यानी वो ही खुद ही दो बातें कर रहे हैं। एनआई अप्रोच में जस्ट उल्टी बात, और एनओआई में आप समझ रहे हैं ना, एक ही इंसान ने जब चेस खेल रहे हैं, इस तरफ से भी चाल यही चल रहे हैं, उधर से भी यही चल रहे हैं। एनआई में कह रहे हैं केओ कम होता है, अगर आप एनआई में कह रहे थे केओ कम होता है अगर आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते। यहां कह रहे नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे जो फर्म है वो फर्म अपनी अर्निंग से जानी जाती है, ईबीआईटी से जानी जाती है, इससे नहीं जानी जाती कि उसने अपने यहां फाइनेंस डेट से करा रखा है कि इक्विटी से करा रखा है। आप समझिएगा मेरी बात को। इन्होंने कहा कि एक कंपनी कितना कमाती है, इससे उसका नाम होता है, इससे उसकी वैल्यू होती है, इररिस्पेक्टिव कि उसने लेट से 5 करोड़ में, 5 करोड़ की अगर कैपिटल है मान लो, तो 5 करोड़ में 4 करोड़ इक्विटी लगाया है, 1 करोड़ डेट लगाया है, कि 4 करोड़ डेट लगाया है, 1 करोड़ इक्विटी लगाया है, इससे कोई फर्क नहीं, कमा कितना रही। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो एनओआई अप्रोच नाम पे भी अगर फोकस थोड़ा सा अगर आप समझ पाए, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है वो ईबीआईटी पे फोकस करता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी ईबीआईटी। और नेट इनकम अप्रोच में अगर आपको याद हो, जब हम लोग टेबल बना के उसको सॉल्व कर रहे थे, तो नेट इनकम अप्रोच में आप ईएटी तक पहुंच रहे थे, नेट इनकम तक, और फिर उसको आप डिवाइड करके केई से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे थे, ऐड कर रहे थे वैल्यू ऑफ डेट, तब वैल्यू ऑफ फर्म आ रही थी।
बट यहां पे वैल्यू ऑफ फर्म के लिए हम केवल ईबीआईटी उठाएंगे। नेट ऑपरेटिंग मींस हम ऑपरेटिंग इनकम पे फोकस करेंगे, ईबीआईटी उठाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे केओ से, क्योंकि केओ कांस्टेंट है, केओ चेंज नहीं होता, तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। मतलब ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एनआई अप्रोच से भी इजी है, क्योंकि एनआई में तो फिर भी बहुत सारी बड़ी टेबल थी, यहां वैल्यू ऑफ फर्म जल्दी आती। चलो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज अपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच। कह रहा है एनओआई अप्रोच बिल्कुल अपोजिट है एनआई अप्रोच। अच्छा जी, एनओआई में क्या है सर? अकॉर्डिंग टू एनओआई अप्रोच फाइनेंसिंग मिक्स, फाइनेंसिंग मिक्स समझते हैं, कितना डेट कितना इक्विटी, फाइनेंसिंग मिक्स बोल लो या कैपिटल स्ट्रक्चर बोल लो। अकॉर्डिंग टू एनओआई अप्रोच द फाइनेंसिंग मिक्स और द कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट। कह रहे सर कोई फर्क नहीं है कितना डेट है कितना इक्विटी, आपने 70% डेट से पैसा लाया है, 30% इक्विटी से, 80% डेट से लाए, 20% इक्विटी से, 100% इक्विटी है, 90% इक्विटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू एनओआई अप्रोच द फाइनेंसिंग मिक्स और द कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट एंड डज नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म। फाइनेंसिंग मिक्स से आपकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सर किससे फर्क पड़ता है हमारी वैल्यू में? हमारी वैल्यू में हमारी ऑपरेटिंग इनकम से फर्क पड़ता है। अगर हम ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा कमाएंगे, ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी, ईबीआईटी ज्यादा कमाएंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगी, कम कमाएंगे तो कम होगी। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको फाइनेंस कहां से करा रखा है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म बोलो या केवल वैल्यू ऑफ फर्म बोलो, एक ही बात होती है। डिपेंड्स अपॉन, सर किस पे डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ फर्म? ईबीआईटी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी ईबीआईटी और केओ पे डिपेंड करती है कि आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी। किस पे डिपेंड नहीं करती बोलो? कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती, फाइनेंसिंग मिक्स पे डिपेंड नहीं करती, डेट इक्विटी के प्रोपोर्शन पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती? आपकी अर्निंग पे। और ईबीआईटी और केओ, और बड़ा आसान भाषा में बताएं, वैसे तो मैंने सब लिखा है, यहाँ सब लिखा मिलेगा, बहुत आसान भाषा में बताएं तो जो वैल्यू ऑफ फर्म इन्होंने निकालना बताया डॉरेन डेविड साहब ने, वैल्यू ऑफ फर्म को हम लोग शॉर्ट में वीएफ भी लिखते हैं। आप ना लिखिएगा, ना लिखिएगा, ना लिखिए यार, बिल्कुल ना लिखिए, ठीक है ना। इन्होंने डॉरेन डेविड साहब ने जो वैल्यू ऑफ फर्म निकालना बताया, बड़ा आसान तरीके से डॉरेन डेविड साहब ने कहा एनवाई अप्रोच में कि सर आप बस ईबीआईटी लीजिए और उसको केओ से डिवाइड कर। हमने कहा सर एनआई अप्रोच में तो बड़ा लंबा चौड़ा हम कर रहे थे, ईबीआईटी ले रहे थे, इंटरेस्ट माइनस कर रहे थे, ईबीटी आ रहा था, टैक्स माइनस कर रहे थे, ईएटी आ रहा था, डिवाइड कर रहे थे केई से, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रही थी, ऐड कर रहे थे वैल्यू ऑफ डेट तो वैल्यू ऑफ फर्म आ रही थी। सर छोड़िए ना पुरानी बातें, हमने कहा भूल जाए, कहना नहीं एग्जाम के लिए वो भी जरूरी है, बट ये बात एनवाई अप्रोच में उससे मतलब नहीं है। एनवाई में केवल आप ईबीआईटी लीजिए और सर केओ ले लीजिए, केओ से उसको डिवाइड कर दीजिए। हालांकि हमने जब आपको शीट दी है उसमें लिखा है, बट हमने जानबूझ करके ईबीआईटी में 1 माइनस टी और लिखा है, इसको और डिटेल बताएंगे, इसीलिए कह रहा है आप कुछ अभी नोट मत करिए, ठीक है। और देखते हैं सर इन्होंने और क्या बोला। द एनओआई अप्रोच मेक्स द फॉलोइंग एजम्पशन। जैसे एनआई में अगर आपको याद हो तो एनआई में भी हम लोग ने एजम्पशन पढ़ी थी, इसमें एक एजम्पशन थी कि केडी केई से कम होता है, दूसरी थी केडी और केई जो है वो कांस्टेंट होता है, और तीसरी थी कि कोई टैक्सेस नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपसे थ्योरी में एजम्पशंस ही पूछ ले, व्हाट आर द एजम्पशंस अंडरलाइंग नेट इनकम अप्रोच, तो आपको ये बतानी पड़ेगी, या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तो दैट मींस ये एजम्पशंस भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऐसे ही एनओआई में सर क्या एजम्पशन है, आइए देखते हैं। पहली एजम्पशन, द इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है, सी द फर्म एज ए होल, मतलब सर मतलब वो पूरी कंपनी को देखता है, वो ये नहीं देखता कितना डेट है कितना इक्विटी है, वो पूरी कंपनी को देखता है कि पूरी कंपनी टोटल कितना कमाती है, उसके लिए पूरी कंपनी एक है। एंड दस कैपिटलाइज, क्या कैपिटलाइज करता है सर? टोटल अर्निंग्स ऑफ द फर्म। टोटल अर्निंग का मतलब समझ रहे हैं? कंपनी की टोटल अर्निंग मतलब ईबीआईटी। क्यों उसको कैपिटलाइज करता है? टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फर्म। और कैसे कैपिटलाइज करता है? किसी कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है कि ईबीआईटी को डिवाइड कर दो आप केओ से। मतलब अगर आपका ईबीआईटी है 1 लाख फॉर एग्जांपल और आपका केओ है 10%,
तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म होगी 1 लाख डिवाइड बाई 10% यानी 10 लाख रुपीज। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है वैल्यू को बढ़ाना। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है? वैल्यू को बढ़ाना। तो वैल्यू बढ़ेगी कैसे? डिवाइड करके। कैसे बढ़ रही है? क्योंकि आप उसको परसेंटेज से डिवाइड करें। मतलब अगर ईबीआईटी 1 लाख है, आपका केओ 10% है, तो आप 1 लाख जब डिवाइड बाई 10% करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी। यही बात इन्होंने कही कि इन्वेस्टर पूरी फर्म को देखता है और इसलिए वो टोटल अर्निंग को कैपिटलाइज करता है। कैपिटलाइज किसको यूज करके करेगा? केओ को यूज करके करेगा टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द फर्म। हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के रेशियो में चलता है। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे जब हम ईबीआईटी उठाते हैं अगर, तो ईबीआईटी आपको क्या लगता है किसको बिलोंग करता है? डेट वालों को बिलोंग करता है कि इक्विटी वालों को बिलोंग करता है कि दोनों को बिलोंग करता है? दोनों को बिलोंग करता है। भाई ईबीआईटी में तो उनका भी शेयर है, डेट वालों का भी और इक्विटी का भी। तभी जब ईबीआईटी को उठा के कोई चीज कैपिटलाइज कर रहे हैं तो हम केडी यूज नहीं करते डिवाइड करने के लिए, हम केई यूज नहीं करते, हम केओ यूज करते, क्योंकि केओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके अंदर डेट भी है, उसके अंदर इक्विटी भी है। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही जब एनआई अप्रोच में आप क्या कर रहे थे? ईएटी ले रहे थे, तो वो ईएटी डेट वालों को बिलोंग नहीं करता। वो ईएटी किसको बिलोंग करता है? भाई आपने ईबीआईटी में इंटरेस्ट तो हटा ही दिया ना, तब ईबीटी आया, टैक्स भी हटा दिया, ईएटी आया, और मान लो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो वो ईएटी किसको बिलोंग करता है? इक्विटी को। तभी उस ईएटी को डिवाइड कर रहे थे केई से, वहां पे हम जो यूज कर रहे थे। इसीलिए हम आपको देखिए लॉजिकली कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ पाए, क्योंकि आप लॉजिकली समझेंगे अगर, तो जल्दी आप गलती नहीं करेंगे। ईएटी को डिवाइड कर रहे थे अपन केई से, तब आ रही थी वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि जब आप केई यूज कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आ जाएगी? तुमसे वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी। और यहां हम ओवरऑल फर्म को एक मान रहे हैं, उसकी अर्निंग ईबीआईटी उठा रहे हैं, और ईबीआईटी उठा रहे हैं तो केडी डिवाइड नहीं कर सकते, केई डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या डिवाइड करेंगे? केओ। और इसको क्या कहते हैं? जब ईबीआईटी को आप केओ से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगी वो ज्यादा आएगी कि कम आएगी? भाई ईबीआईटी 1 लाख, केओ 10%, 1 लाख डिवाइड बाई 10%, ज्यादा। इसी कहते हैं कैपिटलाइज करना। ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ फर्म। ये बोल रही है पहली लाइन। पहली लाइन में इतनी डेप्थ है। द इन्वेस्टर सी द फर्म एज ए होल एंड दस कैपिटलाइज टोटल अर्निंग्स ऑफ द फर्म टू फाइंड वैल्यू ऑफ द फर्म। ये बहुत महान इंसान थे डोरेन डेविड साहब। आप समझिए एक लाइन है लेकिन उसके अंदर आप समझिए गहराई कितनी है। वही है कि जितना आप समझ पाए, नहीं तो ऊपर ऊपर पढ़ के भी निकल सकते। सेकेंड एजम्पशन, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी केओ ऑफ द फर्म इज कांस्टेंट। मैंने आपको ऊपर भी लिखवाया कि सर इसमें केओ भी कांस्टेंट है, और एक चीज और क्या कांस्टेंट है? केडी। तीसरी एजम्पशन यही है, कॉस्ट ऑफ डेट यानी केडी इज आल्सो टेकन एज कांस्टेंट। और पांचवी एजम्पशन भी, मैंने चौथे को स्किप किया, पांचवी एजम्पशन वो है जो आपकी एनआई में भी थी, देयर आर नो टैक्सेस, तो टैक्स नहीं। बट उस समय निर्मला जी नहीं रही होंगी नहीं तो ये भी नहीं होता। खैर सर, चौथी एजम्पशन क्या है, ये क्या कहती है, मैं समझाता हूं आपको। जब डोरेन डेविड साहब ने कहा कि सर केडी कांस्टेंट होगा, केओ कांस्टेंट होगा और केई चेंज होगा, और एजम्पशन दी, फोर्थ एजम्पशन अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं, बट उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। बहुत से लोगों ने इनको बहुत क्रिटिसाइज किया कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि केई चेंज हो रहा है, केई क्यों चेंज होगा सर? बट ये अपनी जगह सही थे। और मजेदार बात एक और आपको बताऊं, जो आपका चौथा अप्रोच है, चार अप्रोच पढ़ने भी दूसरा पढ़ना है, एक तीसरा ट्रेडिशनल, उसको हटाते हुए जो चौथा है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ये दो लोग थे, एक मोदी गिलानी एक मिलर, तो उनके नाम से ही जितने अप्रोचेस उन्होंने बनाए अपने नाम से बनाए। तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, मजेदार बात यह है कि उन मोदी गिलानी ने एनओआई अप्रोच को कॉपी किया। अगर हमको एनओआई अप्रोच समझ में आ गया तो हमें एमएम अप्रोच आ गया, बट ये बोला नहीं कि हम एनओआई अप्रोच को कॉपी कर रहे हैं। थीम वही बताई जो एनओआई अप्रोच में थी, बट मोदी गिलानी मिलर अप्रोच ज्यादा फेमस हुआ प्रैक्टिकल दुनिया में, क्योंकि
उन्होंने वो बात पकड़ी जो डेविड साहब की कमी थी। डेविड साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि ऐसा क्यों होता है कि केई आपका चेंज होता है। मोदी गिलानी मिलर में उन्होंने बहुत डिटेल में इस चीज पे बताया कि केई क्यों चेंज होगा। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं बड़ी देर से कि एनवाई अप्रोच एंड मोदी गिलानी मिलर अप्रोच दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दिया गया। आपके एग्जाम के लिए सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, जितने चारों अप्रोचेस आप पढ़ रहे। एनवाई अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच दोनों सेम ही बातें कहते हैं। एनवाई अप्रोच पहले आया था डॉरेन डेविड साहब द्वारा, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच बाद में आया था। बट मोदी गिलानी मिलर अप्रोच कॉपी करता है, यह बोलना थोड़ा चीप लगता है, तो ऐसे बोल सकते हैं इसको, अच्छी भाषा में सुनिएगा। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच सपोर्ट करता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को और एक्सप्लेन करता है बेहतर तरीके से कि साहब क्यों आपका केई चेंज होगा। तो अगर मैं मोदी गिलानी मिलर प्लस डॉरेन डेविड साहब दोनों की भावनाओं मिला करके आपको समझाऊं कि केई क्यों चेंज होगा तो शायद आप समझ पाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये मेरा अपना है, ये दोनों ने नहीं दिया था, मेरा अपना है। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक पिताजी को अपनी बेटी की शादी करनी है और उसके लिए वो वर दूल्हे की ग्रूम की तलाश हो रही। अब दो लड़के हैं जिनमें थोड़ा सा डाउट है कि किसको चुने, मिस्टर ए को या मिस्टर बी को। दोनों की अर्निंग ऑलमोस्ट सेम है, कमाते सेम है, एजुकेशन लेवल सेम है, खाना पीना सेम है। बट एक जो मिस्टर ए है, इनके सर पे उधारी बहुत है, 5 करोड़ का लोन लिए बैठे, और मिस्टर बी के ऊपर 5-10 लाख की उधारी है बस। थोड़ी देर आप सब अपने आप को बेटी का पिता मान लीजिए, लड़कियां भी वो भी मान लो, मानने में क्या जाता है। बाकी दोनों लड़के देखने में भी एक ही जैसे लगते हैं, सब कुछ ठीक है। किसको चुनेंगे आप, मिस्टर ए को कि मिस्टर बी को? एक ही को चुनना है, दो को तो नहीं चुन सकते। किसको? बी को। क्यों बी को? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, पिताजी समझेंगे ना कि यार ये ए के सर पे तो उधारी बहुत है, ये तो उधारी चुकाते चुकाते परेशान हो जाएगा, मेरी बेटी को परेशान करेगा। तो जाहिर सी बात है एक ऐसे इंसान को चुनेंगे उन दोनों में जिसकी उधारी कम है। अब आते हैं मोदी गिलानी और डेविड साहब, समझाने की कोशिश करते हैं, सुनिए। जब एक कंपनी डेट लेके आती है, डेट मतलब जब हम डेट बोलते हैं तो हम डिबेंचर्स भी बोल रहे हैं, हम बैंक से लोन भी बोल रहे हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं, वो सब हमारे लिए डेट है। जब भी एक कंपनी डेट लेके आती है तो इनिशियली इक्विटी वालों को अच्छा लगता है। सर अच्छा क्यों लगता है? अच्छा इसलिए लगता है, डेट एक आमतौर पे चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, क्योंकि डेट में जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं वो अलाउेबल एक्सपेंडिचर होता है, जिसकी वजह से आपने देखा था कि केडी कम हो जाता है। अब जो आफ्टर टैक्स केडी निकालते थे तभी तो आप आई में 1 माइनस टी करते थे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको बताया। तो डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और जब डेट से कंपनी पैसा लाती है तो इक्विटी वाले थोड़ा खुश होते हैं। खुश इसलिए होते हैं क्योंकि डेट में देना पड़ेगा कम। मान लो डेट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई 5%, और उस पैसे को जब कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो उस पैसे से कमाया 15%, 18%। देना तो 5% है, अगर आप 18% कमा रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा 13% है वो किसके लिए है? इक्विटी। उससे उनका ईपीएस बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। ये मैंने आपको बताया था, इस तरीके से ईपीएस को बढ़ाने को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। तो इनिशियली जब डेट एक कंपनी लाती है तो इक्विटी वाले खुश होते हैं, क्यों? थोड़ा बहुत डेट है और हमारा अल्टीमेटली ईपीएस उससे बढ़ेगा। बट अगर एक कंपनी अति कर दे, अति हर चीज की बुरी है कि नहीं? एक इंसान जो सोता नहीं है वो अच्छा है, पूरे दिन नहीं सोता, 24 घंटे जगता रहता है, मोबाइल खेलता रहता है, और एक इंसान 24 घंटे सोता रहता है, कौन अच्छा है? दोनों नहीं अच्छे, जाहिर सी बात है, अति हर चीज की बुरी। अब कंपनी क्या कर रही है, ऑन दी अदर हैंड मान लो डेट पे डेट लाती जा रही है, लाती जा रही है, डेट पे डेट उधारी बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। इससे क्या होगा, इक्विटी वालों की रिस्क बढ़ जाएगी। भाई इक्विटी वाले कहेंगे भैया इतनी उधारी, कल को अगर वापस करना पड़ा, भाई इक्विटी का पैसा तो जब कंपनी वाइंड अप होती है आखिरी में वापस होता है। पहले तो ये बाहरी लोगों को ये सब डेट वेट चुकाओगे, तो पता चला तुम इन्हीं को देते देते खत्म हो जाओगे, हमारे तक तो कुछ
पहुंचेगा ही नहीं। यानी जब आप डेट उधारी, अभी अपने मिस्टर ए की सर की उधारी ज्यादा थी, आपने कहा नहीं आप मिस्टर ए को नहीं चुनेंगे, उससे शादी नहीं कराएंगे, बी से कराएंगे। जब उधारी बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो इक्विटी वालों की रिस्क बढ़ जाती है। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। हमें 2 कंपनी में लगाना है पैसा, शेयर खरीदने जा रहा हूं मैं, एक कंपनी के सर पे बहुत उधारी है, दूसरी कंपनी में ठीक ठीक उधारी है, तो हम ठीक ठीक उधारी वाली को चुनेंगे, क्योंकि जिसकी ज्यादा उधारी हमारी रिस्क ज्यादा है। अच्छा हाँ, ज्यादा उधारी को तब चुनेंगे जब या तो वो रिटर्न ज्यादा दे रही हो, मतलब ए लिमिटेड है एक बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड के सर पे ज्यादा उधारी है, डेट ज्यादा है, बी लिमिटेड के सर पे ठीक ठीक डेट है, हमें इक्विटी शेयर खरीदने हैं तो हम बी लिमिटेड के खरीदेंगे, क्योंकि ए लिमिटेड में ज्यादा रिस्क है। ए लिमिटेड के तो तब खरीदेंगे जब या तो वो इक्विटी में बी लिमिटेड के मुकाबले अच्छा खासा रिटर्न दे रही हो, कि बी लिमिटेड देती है इक्विटी वालों को 10-12% का रिटर्न, वो दे रही 20-25% का रिटर्न, तो हम कहेंगे ठीक है हम रिस्क उठा लेते हैं। ए लिमिटेड अगर हम रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो हम इमेज आएंगे। लेकिन अगर दोनों सेम रिटर्न दे रही हैं, दोनों सेम रिटर्न दे रही है, तो हम पागल थोड़ी ना कि हम ए लिमिटेड में जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दैट मीन्स जब आप डेट बढ़ाते हैं हद से ज्यादा तो इक्विटी की रिस्क बढ़ जाती है। इक्विटी की रिस्क बढ़ती है तो उससे उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है कि भैया रिस्क ज्यादा है, तुम्हारे यहां रुके हैं तो ज्यादा दो, एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। एक्सपेक्टेशन ही तो आपकी कॉस्ट है। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में देखा था कि जो केई है कुछ नहीं, जो इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन है वही कंपनी के लिए कॉस्ट है, तो केई बढ़ता है। यानी अल्टीमेटली जब आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाओगे, प्रपोर्शन समझते हैं ना, अमाउंट, वेट, डेट की अमाउंट, डेट ज्यादा लाओगे, डेट ज्यादा लाओगे, इससे होगा ये कि आपका केई बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? केई बढ़ जाएगा। क्यों केई क्यों बढ़ेगा? आप कारण समझ पा रहे हैं? डेट का वेट बढ़ाओगे, इक्विटी की रिस्क बढ़ेगी, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, उनकी एक्सपेक्टेशन आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट राइज होगी। और जब आपका केई बढ़ जाएगा तो डेट भले ही चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों ना हो, डेट बढ़ाने से भी आपका केओ कम नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम डेट का वेट आपने बढ़ाया, फायदा मिलने वाला था, डेट का वेट बढ़ाया, डेट केडी कम होता है, फायदा मिलना चाहिए था, केओ कम होना चाहिए था, बट केओ कम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उतने से ही केई बढ़ गया। जैसे इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पास देने के लिए, लाइव एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे आप क्या मान लीजिए कोई मेड आती है, या देखा होगा आपने आस पड़ोस में कहीं ना कहीं सुना होगा कि आदमी पी के पड़ा रहता है ना, भाई ड्रिंक करते हैं लोग, लिकर पीते हैं। अब वो क्यों नहीं पनप पा रहे, वो क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे? कारण क्या है? वो 100 कमाते हैं तो 100 की पी जाते हैं, 200 कमाते हैं तो 200 की पी जाते, 500 कमाएंगे 500 की पी जाएंगे। यानी एक्स्ट्रा कमाई से, अगर आप 100 की पीते हैं और आप 500 कमाने लगे तो आप 400 की एक्स्ट्रा कमाई से घर संवार सकते थे, बच्चे को पढ़ा सकते थे, अच्छी चीजें ला सकते थे, बट आपने उतने की भी पी ली। यानी आपने जो फायदा मिलने वाला था उसको कंप्लीटली ऑफसेट कर दिया। क्या बोल गया मैं? जो आपको बेनिफिट मिलने वाला था उसको कंप्लीटली ऑफसेट कर दिया। बेनिफिट क्या था? आप एक्स्ट्रा कमाने लगे, लेकिन कंप्लीटली ऑफसेट क्या कर दिया? अब आपने अपना ब्रांड बढ़ा दिया, अब देसी नहीं पीते, विदेशी। जैसे केडी से हमें फायदा मिलता, क्यों? क्योंकि डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा रहे, तो केडी चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, फायदा मिलना चाहिए, क्यों कम होना चाहिए, बट क्यों कम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि एट द सेम टाइम उतने से ही क्या हो गया? केई बढ़ गया। और जब केई बढ़ गया तो केडी और केई का एवरेज ही तो क्यों है, इसलिए क्यों चीज। समझ में आई बात? अब आप चौथी एजम्पशन पढ़ सकते हैं। द यूज ऑफ मोर एंड मोर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर। कह रहे सर आप डेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, इससे क्या होगा सर? शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ेगी एंड दस रिजल्ट इन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आप देखिए डॉरेन डेविड साहब ने केवल इतना लिख दिया कि डेट बढ़ाओगे रिस्क बढ़ेगी इसलिए कॉस्ट बढ़ेगी। इसी बात को मोदी जी ने पकड़ा। मोदी जी ने किया क्या? दूसरे की चीज को पकड़ के अपना बढ़िया से उसको एक्सप्लेन कर दिया, है ना? इन वाली मोदी जी की बात कर रहे हैं हम जैफएम में। तो इन्होंने इसको पकड़ के कैसे एक्सप्लेन किया? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप जब डेट बढ़ाओगे
तो इक्विटी की रिस्क बढ़ेगी, इक्विटी की रिस्क बढ़ेगी तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो आपकी कॉस्ट है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, इसलिए आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, और जो केओ है वो कांस्टेंट होने वाला है, क्योंकि के उतने से भर चुका होगा ताकि आपको फायदा ना मिल पाए। द यूज ऑफ मोर एंड मोर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द शेयरहोल्डर एंड thus result in increase in the cost of equity capital. The increase in KE is such, इतना बढ़ जाएगा as to completely offset the benefit of employing cheaper debt. जो बेनिफिट आपको चीपर डेट ला के एम्प्लॉय करके मतलब इन्वेस्ट करके मिलने वाला था वो खत्म हो जाएगा। जैसे एक इंसान रोज वॉक करता है, 1 घंटा वॉक करता है, एक्सरसाइज कर रहा है, तब भी पतला नहीं हो रहा, क्योंकि वो घर जाके हाँ उससे ज्यादा मीठा खा लेता है, कैलोरीज खा लेता है, कोल्ड ड्रिंक पी जाता है, तो कंप्लीटली ऑफसेट कर दे रहा है। कहां से पतले हो गए? कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो वहां पे यही चीज है। अब बात करते हैं सर एनवाई अप्रोच की थीम क्या है। थीम तो आप समझ गए, मतलब निकालेंगे कैसे, क्या चीजें निकालनी है, एक वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है और एक केई निकालना होगा। अच्छा सर यहाँ केओ नहीं निकालना होगा, केओ तो बेटा दिया होगा, केओ क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो इस वाले अप्रोच में हमको आमतौर पे केओ दिया होता है। सर कैसे निकालते हैं देखते हैं बहुत ध्यान से। ईबीआईटी आपको दिख रहा है, ईबीआईटी 1 माइनस टी को डिवाइड करते हैं जब केओ से, तो वैल्यू ऑफ फर्म आती है। यानी इसी बात को मैंने आपको ये लिख करके समझाया कि ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स क्या आएगा आपका, क्या आएगा, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स को डिवाइड कर दो अगर केओ से, तो वैल्यू ऑफ फर्म आएगी। और अगर आपको ध्यान से समझाएं ताकि यहीं पे मोदी गिलानी मिलर भी कवर हो जाए, आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों एक ही जैसी बात कर रहे हैं। मोदी गिलानी मिलर साहब ने कहा कि सर पहले तो जब था ना, तो मोदी गिलानी मिलर ने भी टैक्स माना था कि नहीं होता, तो उन्होंने भी यही फॉर्मूला दिया था जो डॉरेन डेविड साहब ने दिया था, ईवीआईटी अपॉन केयू, आपको दिख रहा है ना। लेकिन बाद में मोदी गिलानी मिलर ने अपने ही अप्रोच को कुछ साल बाद चेंज किया था। जो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच आया था उसमें भी यही एजम्पशन थी कि टैक्स नहीं होता। बाद में कुछ साल बाद उन्होंने कहा कि नहीं सर टैक्स होता है। मेरी पूरी बात को सुनते जाना, कहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखना इसलिए मना करता हूं क्योंकि आप कुछ ऐसा ना लिख लो कि खुद ही बाद में कंफ्यूज हो जाए कि क्या लिखा था। तो जैसे डॉरेन डेविड साहब ने आमतौर पे यही फॉर्मूला दिया था कि वैल्यू ऑफ फर्म ईबीआईटी अपॉन क्यू। बाद में मोदी गिलानी आए, उन्होंने भी यही फॉर्मूला दिया, लेकिन बाद में कुछ साल बाद मोदी गिलानी जी ने अपना ही पेपर को रिवाइज किया, अपना ही पेपर मतलब अपनी जो थ्योरी दी थी उसको रिवाइज किया। उन्होंने कहा नहीं सर टैक्स होता है, उन्होंने कहा कि टैक्स होता है। और उन्होंने कहा मोदी जी ने कि अगर टैक्स होगा तो जो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू है और जो लीवर्ड फर्म की वैल्यू है वो अलग आएगी। क्या बोल रहे हो, अनलीवर्ड फर्म लीवर्ड फर्म क्या होता है? तेरा अनलीवर्ड फर्म मतलब जिसमें डेट नहीं है, अनलीवर्ड बोल सकते हैं, अनलेवरेज्ड बोल सकते हैं, जिसमें डेट नहीं, और लीवर्ड यानी जिसमें डेट है। तो मोदी जी ने कहा कि नहीं सर, अगर अनलीवर्ड फर्म होगी तो उसकी वैल्यू अलग आती है और लीवर्ड फर्म की वैल्यू अलग आती है अगर टैक्स है। और उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, जो हम एक ही याद कर लेंगे ताकि हमारा दोनों में काम हो जाएगा, एनवाई में भी एमएम में भी, उन्होंने कहा सर जब आप वैल्यू निकालते हैं अनलीवर्ड फर्म की, अनलीवर्ड फर्म जिसमें डेट नहीं है, यानी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं आपके लिए, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, VUL, UL मींस वीफ मींस वैल्यू ऑफ फर्म, UL मींस अनलीवर्ड फर्म। उन्होंने कहा जब आप इसको ऐसे निकालते हैं, ये लिखा मिलेगा, प्लीज मत नोट करिएगा, सब मिलेगा, इसमें आप 1 माइनस टैक्स और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी अनलीवर्ड फर्म, ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन क्यू। और अगर आपको वैल्यू निकालनी है लीवर्ड फर्म की, लीवर्ड फर्म जिसमें डेट भी है, जिसमें डेट भी है, तो उन्होंने कहा उसके लिए सिंपल तरीका है कि आप वैल्यू उठाइए अनलीवर्ड फर्म की और उसमें प्लस कर दीजिए डी इंटू टी को, डी इंटू टी, डी मीन्स डेट, डेट का अमाउंट, इंटू टी का मतलब आप जानते हैं टैक्स। तो डी इंटू टी अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो आपकी लीवर्ड फर्म की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स अगर मान लो डेट किसी के यहां 10 लाख का है, डेट किसी के यहां 10 लाख का है और टैक्स का रेट है मान लेते हैं 20%, तो 10 लाख का 20% मतलब टी मतलब 0.2, तो 10 लाख इंटू 0.2 यानी 2 लाख, ये पोर्शन कितना हो जाएगा आपका
2 लाख, यानी अगर वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म में हम 2 लाख प्लस कर दें तो आएगी वैल्यू किसकी? लीवर्ड फर्म की। यानी मोदी जी के हिसाब से अगर टैक्स होता है तो अनलीवर्ड फर्म की एंड लीवर्ड फर्म की वैल्यू अलग अलग होती है। किसकी ज्यादा होती है? लीवर्ड फर्म की, क्योंकि लीवर्ड फर्म के लिए आप अनलीवर्ड फर्म में प्लस कर रहे हैं डी इंटू टी। अब अगर हम बात समझने की कोशिश करें और हम ये याद कर लें, ये इतना पोर्शन याद कर लें तो मेरा सब जगह काम हो जाएगा। मैं समझाता हूं कैसे। अगर हम ये याद कर लें कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन क्यू, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इनटू डेट, मतलब प्लस डेट इनटू टैक्स। अगर ये याद कर लें तो सब जगह कैसे काम हो जाएगा मैं बताता हूं। अगर टैक्स होगा ही नहीं, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको टैक्स नहीं दिया है, टैक्स गिवन नहीं है, डेट है 10 लाख का, टैक्स नहीं गिवन है। जब टैक्स नहीं गिवन है तो टी जीरो, जब टी जीरो तो ये जो पोर्शन है, देखते जाइएगा स्क्रीन पे, ये जो पोर्शन है जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? 10 लाख का डेट, मान लो 10 लाख डेट है और टैक्स जीरो, 10 लाख इंटू जीरो, जीरो, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस जीरो। भाई किसी भी चीज में अगर जीरो प्लस करेंगे तो वही आएगा। यानी अल्टीमेटली अगर टैक्स नहीं है तो जो लीवर्ड फर्म की वैल्यू है और जो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू है सेम होगी। जा रहे दिमाग में? अगर टैक्स नहीं है तो ईबीआईटी अपॉन क्यू करेंगे, वही अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू, वही लीवर्ड फर्म की वैल्यू। लेकिन अगर टैक्स है तो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू पहले निकालेंगे। कैसे? ईबीआईटी ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन क्यू, और फिर लीवर्ड फर्म के लिए क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इंटू टैक्स, डी इंटू टी। अच्छा, अगर मान लो मेरी बात को सुनना, मान लो टैक्स है लेकिन डेट नहीं है, टैक्स है लेकिन डेट नहीं है, तो क्या लीवर्ड फर्म की और अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू अलग अलग होगी? सेम होगी। क्यों सेम होगी? डेट जीरो हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर डेट ही नहीं है तो वो लीवर्ड फर्म ही नहीं है, वो तो अनलीवर्ड फर्म बन गई। रटना नहीं है, इस चीज को चलाओ, भगवान ने बहुत हिसाब से दिया है। अगर डेट ही नहीं है तो काहे की लीवर्ड फर्म? तो अनलीवर्ड फर्म है ना। नहीं गई बात दिमाग में? पक्का? और अगर डेट है और टैक्स नहीं है तो उसमें जो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू वही लीवर्ड फर्म की वैल्यू। अब देखो मैंने इसको बड़ी खूबसूरती के साथ यहां लिखा है, अब देखना समझना क्या लिखा है मैंने। मैंने लिखा साहब, पहले तो मैंने नॉर्मल आपका फॉर्मूला लिख दिया कि सर वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालना है, तो उसके लिए ईबीआईटी को डिवाइड कर दें क्यू से, और मैंने जानबूझ करके यहीं पे 1 माइनस टी लिख दिया कि अगर टैक्स नहीं होगा तो अपने आप 1 माइनस टी वाला पोर्शन जो होगा वो खत्म हो जाएगा। 1 माइनस जीरो यानी 1, ईबीआईटी इंटू 1 यानी ईबीआईटी, इससे आएगी वैल्यू ऑफ फर्म। लेकिन मैंने नोट दिया कि सर ये वैल्यू तभी आएगी, दिस वैल्यू ऑफ द फर्म होल्ड्स ट्रू व्हेन देयर इज जीरो टैक्स, या तो टैक्स नहीं हो। अगर टैक्स नहीं होगा तो जो लीवर्ड फर्म की वैल्यू है वही, मतलब जो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू है वही लीवर्ड फर्म की वैल्यू। आप समझ पा रहे हैं ना? टैक्स है लेकिन टैक्स नहीं है तो डी इंटू टी अपने आप जीरो, तो जो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू वही लीवर्ड फर्म की। तो मैंने लिखा ये तभी ट्रू है, ये ट्रू मतलब ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन क्यू वैल्यू ऑफ फर्म होती है, ये तभी ट्रू है जब या तो टैक्स ना हो या फिर वो फर्म अनलीवर्ड हो। दैट मींस अगर वो फर्म लीवर्ड है और टैक्स भी है, अगर वो लेवरेज्ड फर्म है और टैक्स भी है, लेवरेज फर्म है मतलब दैट मींस डेट भी है और टैक्स भी है, तो साहब फिर ये वैल्यू केवल नहीं होगी, नोट टू, इन केस ऑफ लेवरेज्ड फर्म ऐड करना पड़ेगा। क्या सर? डेट इनटू टैक्स रेट इन अवर वैल्यू टू गेट द वैल्यू ऑफ लेवरेज। समझ में आया? अब आप ये लिख लीजिए, यहीं पे साइड में क्या लिखेंगे ऐसे ही लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, या वीयूएल समझ पाए तो ऐसे ही लिख लीजिए शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है। ये दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए जो आपको दिख रहे हैं, इससे आपका एनओआई तो हो ही रहा है, एमएम अप्रोच भी हो जाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? आराम से लिख लीजिए, यही चीज लिखी हुई है शीट में, इसी चीज को बस
आप इजी लैंग्वेज में ऐसे लिख लें तो आपको जल्दी और समझ में आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों आ रहा है समझ में? रिप्लाई करो बेटा यस और नो में। अब बात ये आई कि सर आपने कहा कि केई आपका चेंज हो जाएगा अगर आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं तो केई भी आपका बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि कम होगा? डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे तो क्या लगता है आपको केई बढ़ेगा कि केई कम होगा? बढ़ेगा। बट सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कैसे अपना केई निकालेंगे ऐसी सिचुएशन में? तो इसी के आगे टेबल बनाई गई, यानी वैल्यू ऑफ फर्म तक तो एक पार्ट तो हो गया। अगर क्वेश्चन में एनवाई अप्रोच पूछता है और केवल वैल्यू ऑफ फर्म पूछता है, केवल वैल्यू ऑफ फर्म पूछता है, तो यहां तक आपका काम हो गया कि अगर अनलीवर्ड फर्म है तो ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन केओ, अगर लीवर्ड फर्म है तो ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन केओ, यानी अनलीवर्ड फर्म वाला प्लस डी इंटू टी। लेकिन अगर उसके आगे उसने केई भी पूछ लिया, उसके आगे इसने क्या किया आपसे, क्या केई भी पूछ लिया, तो आगे की टेबल देखिए, यानी आगे की टेबल तभी रेलिवेंट है जब आपको केई भी निकालना हो। नहीं निकालना हो तो यहां तक काम हो जाएगा। तो सर केई कैसे निकलता है? जब आपकी बेटा वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती है तो वैल्यू ऑफ फर्म में से हम वैल्यू ऑफ डेट हटा देते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म में जब आप वैल्यू ऑफ डेट हटा देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी। भाई साहब वैल्यू ऑफ फर्म जो होती है ना, वो डेट और इक्विटी को जोड़ के बनती है। पिछले अप्रोच में भी आपने देखा था वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रही थी, डेट जोड़ा था, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ फर्म आ रही थी। तो अगर हम वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट हटा देंगे तो अपने आप क्या बचेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। कह रहा सर वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। हमने कहा फिर क्या करें? कह रहा फिर आप अपना ईबीआईटी पकड़िए। ईबीआईटी हमने कहा ठीक। कह रहा ईबीआईटी में आपको पता है इंटरेस्ट माइनस करते हैं। कहा कह रहा इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। हमने कहा ईबीटी आ जाएगा। कह रहा टैक्स माइनस कर दीजिए। हमने कहा ईएटी आ जाएगा। कह रहा सर अब जो ईएटी आया ना, इसको डिवाइड कर दीजिए वैल्यू ऑफ इक्विटी से। आपने जो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाली इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका केई आ जाएगा। हमने कहा अरे जैसे एनआई अप्रोच में, एनआई समझ गए जो पहला वाला अप्रोच था, हमने कहा उसमें तो तुमने हमको बताया था कि हम ईएटी को डिवाइड करें केई से। एनआई अप्रोच में यही तो टेबल ईएटी तक पहुंचे थे, याद है आपको? फिर केई से डिवाइड करे थे तो हमने कहा तुमने तो बताया था कि वहां वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है। कह रहा हाँ। हमने कहा फिर यहाँ क्या कह रहे हो? कह रहे यही बात कह रहे हैं, यहाँ ईएटी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी पता है क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दिया। वैल्यू ऑफ फर्म से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दिया, वैल्यू ऑफ इक्विटी बताया, तो यही सेम फॉर्मूले को लगा के केई क्यों नहीं आ सकता? केई आ सकता। तो यहां पे सिखाया गया ईएटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई। एग्जाम के लिए आप जब बार बार इसको सॉल्व करेंगे, अभी रिवाइज करेंगे करके, तो ये आराम से आएगा, कोई ऐसा टफ नहीं। और केई अगर आपको ऐसे नहीं निकालना तो उसका एक और फॉर्मूला है, केई इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, केई इज इक्वल टू केओ प्लस केओ माइनस केडी, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको डेट अपॉन इक्विटी से, यानी डेट का अमाउंट। केडी अपॉन केई से डिवाइड नहीं हुआ है, क्या हुआ है? डेट का अमाउंट, वैल्यू, अमाउंट, रुपए अपॉन इक्विटी। सर इससे और इससे केई सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। मैं आपको चेक कराता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ, आराम से क्वेश्चन करिए, पूरा आपके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सॉल्यूशन नहीं देखेंगे हम लोग, अपना करेंगे, ठीक है? पढ़ें क्वेश्चन को। आओ। ब्लिस लिमिटेड हैज एन ईबीआईटी ऑफ ₹4 लाख, 4 लाख रुपए का ईबीआईटी है, एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चीज दी है बेटा? क्यों दिया है? गुड, मैं लिख देता हूं यहां पे कि ये पोर्शन हमें जो है क्यू का दिया हुआ है, ये क्यू है। पूछ क्या रहे हैं सर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्म? ठीक है सर। एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी? ठीक है सर। यानी दो चीजें, एक वैल्यू ऑफ फर्म निकालना और एक केई निकालना। इफ इट यूजेस 5% डेट टू द एक्सटेंट ऑफ 30%, 40% और 50% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ ₹20 लाख है। यही नहीं समझ आया? चलो आगे देखते हैं। एज्यूम दैट
नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच अप्लाई। ये तो समझ में आ गया कि एनओआई लगाना है, ये भी समझ में आ गया कि वैल्यू ऑफ फर्म और केई निकालना है, ये भी समझ में आ गया कि 4 लाख का ईबीआईटी और केओ 10% है। लेकिन सर ये क्या बोल रहा है, कहा बेटा सर ये, इफ इट यूजेस 5% डेट टू द एक्सटेंट ऑफ 30, 40, 50% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ 20 लाख, इसका मतलब क्या है, ये आप लोगों को बताना है, मेरा क्वेश्चन है। हाँ, यानी 3 सिनेरियोज हैं, 3 केसेस हैं। पहला केस जहां पे आपने जो डेट रखा, अगर टोटल कैपिटल 20 लाख है तो उसका 30% यानी 6 लाख रुपए का डेट है, और 5% क्या दिया तुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर दूसरा केस लेंगे तो 20 लाख का 40% यानी 8 लाख का डेट है, और तीसरे केस में 20 लाख का 50% यानी 10 लाख का डेट है, ठीक है। करने से पहले पहले ये बताओ कौन से अप्रोच से करना है, एनओआई। दूसरा ये बताओ ये लीवर्ड फर्म है कि अनलीवर्ड फर्म है, लीवर्ड फर्म है, और यहां टैक्स है नहीं, तो अगर टैक्स नहीं है तो सिंपली ईबीआईटी 1 - टी आप लिखो या ना लिखो, टैक्स ही नहीं, लिखना हो तो लिख भी सकते हो। ईबीआईटी को डिवाइड कर देंगे केओ से, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म। सभी केस में ईबीआईटी 4 लाख है, अभी लिखेंगे, पहले ओरली समझ ले। सभी केस में चाहे डेट कितना भी रखो, ईबीआईटी 4 लाख है, केओ कितना है 10%, 4 लाख डिवाइड बाई 10%, 40 लाख। तीनों ही सिनेरियो में वैल्यू ऑफ फर्म 40 लाख ही आएगी। डेट से वैल्यू ऑफ फर्म क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि टैक्स नहीं है। अगर टैक्स होता तो हाँ हम डी इंटू टी करके ऐड करते और वैल्यू ऑफ फर्म हमारी अलग अलग आती, पर जब टैक्स ही नहीं है तो 40 लाख आएगी। सर कई भी तीनों में सेम आएगा, नहीं बेटा, कई तीनों में सेम नहीं होगा, कई चेंज होगा। जैसे जैसे डेट बढ़ रहा होगा ना, आप देखोगे आपका कई जो है बढ़ता जाएगा। यही तो थीम थी कि डेट बढ़ाओगे तो इक्विटी की रिस्क बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, उनकी एक्सपेक्टेशन आपकी कॉस्ट यानी के क्या होगा, बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं। कॉपी में फ्रेश पेज में हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ, मैं बोल रहा हूं आप हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। गुड, ओके, तो समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को, ठीक है बेटा, आप नोट करो, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी as per net operating income approach, as per net operating income approach। देख लिया, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म जो निकालना था उसी की हेडिंग डाल ली, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब करना क्या है, कुछ नहीं, हम लोग ने जो ये टेबल बना के रखी है बस इसी को फॉलो करेंगे। अब आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं। एक ऑप्शन ये है कि हम 3 बार ये काम करें, 3 बार मतलब पहले 30% डेट के लिए पूरा करें, फिर जब हो जाए फिर उसके बाद नीचे फिर से 40% डेट के लिए करें, फिर 50% डेट के लेवल के लिए करें। या एक ऑप्शन है कि हम एक ही बार में जब टेबल बनाए तो एक कॉलम तो ये पर्टिकुलर्स का हो ही जाएगा, और जो अमाउंट का है इसमें हम अमाउंट के 3 बना लें, मतलब अमाउंट के 3 मतलब एक 30% डेट, एक 40%, एक 50%। तो क्या आपको लगता है क्या करना ठीक है, ये ठीक है, नहीं तो इस वाले में तो टाइम बहुत जाएगा। तो अब आप क्या करने वाले हैं, सुन लीजिए, करने से पहले टोटल 4 कॉलम बनाने वाले हैं। 4 कैसे, एक पर्टिकुलर्स का थोड़ा सा ब्रॉडर बनाना, और एक 30% डेट, 40% डेट, 50% डेट बनाओ। पर्टिकुलर्स, फिर अगले वाले कॉलम लिखो 30% डेट, फिर 40% डेट लिखो, फिर 50% डेट। ये आपकी हेडिंग हो गई कॉलम्स की। डन। अब इसी के हिसाब से चलते हैं, बताओ सबसे पहले पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, यही लिखो ईबीआईटी 1 - टी आप लिखो या ना लिखो, आपका मर्जी है, टैक्स है नहीं, लेकिन लिख लो, नहीं तो फिर आप एग्जाम में भूल जाओगे। तो ईबीआईटी ब्रैकेट में 1 - टी लिख दिया। अब ईबीआईटी तो सारे केसेस में सेम ही है ना, कितना है क्वेश्चन देख के बताओ, 4 लाख। किस वाले में 4 लाख लिखोगे, 30% डेट में कि 40% की 50%, तीनों में, तीनों में लिख दो 4 लाख।
अब पर्टिकुलर्स में ऐसे ही लिखो, डिवाइड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्रैकेट में यानी केओ, डिवाइड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी ब्रैकेट में केओ। देख के बताओ क्वेश्चन में कितना केओ है? 10%। कौन से केस में 10% है? तीनों में, तो तीनों में 10%, 10%, 10% लिखाओ। 10% का साइन लगा देना, 10%, 10%, 10%। ठीक, एक लाइन खींचो। अब क्या निकलने वाला है? ये जैसे ही डिवाइड होगा तो पूरे में एक लाइन खींच के क्या निकलेगा बताओ? वैल्यू ऑफ फर्म लिखो, वैल्यू ऑफ फर्म लाइन खींच के लिखो। जो आएगा वो आएगी वैल्यू ऑफ द फर्म। कितनी आएगी बताओ? 40 लाख रुपीस, 40 लाख रुपए, तीनों ही केसेस में, तीनों केसेस में 40 लाख लिख दो। लिख दिया? अब ये नोट भी लिख के आओगे क्या एग्जाम में? ये बताओ, ये जो दो नोट है ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है ना? तो 40 लाख पे वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। अब इसमें से देखो, एक काम तो हो गया वैल्यू ऑफ फर्म, ये तीनों केस में 40 लाख। दो काम बोले थे उसने कि सर एक वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए, एक के ही निकालिए। कोई बच्चा इतना करके आएगा तो आधा नंबर तो मिलेगा ही ना। आधा मतलब कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 तो मिला ना। अब बचा अगला काम क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए सेम चलते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म में क्या माइनस करना है? लेस वैल्यू ऑफ डेट। तो लिखो पर्टिकुलर्स में नेक्स्ट लाइन में लेस वैल्यू ऑफ डेट, लेस वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट मतलब डेट का अमाउंट माइनस करना है कि इंटरेस्ट माइनस करना है? डेट का अमाउंट, इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल ठीक। तो डेट, डेट कितने रुपए का है? सर टोटल कैपिटल है 20 लाख रुपीस की, जिसमें से पहले वाले केस में 30% डेट है, तो 20 लाख का 30%, 30%, 20 लाख इंटू 30%, 6 लाख। तो पहले केस में लिख दीजिए आप 6 लाख, वैल्यू ऑफ डेट में पहले केस में 6 लाख। 40% डेट वाले में कितनी आएगी वैल्यू बताओ? 20 लाख का 40%, 8 लाख लिख दो। और तीसरे केस में 20 लाख का 50%, 10 लाख। बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं, 10 लाख लिख दीजिए। तो 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख। अब आप माइनस करिए, इधर वापिस आ जाता हूं मैं। माइनस करके क्या आएगा? लाइन खींचो, क्या बनना है, क्या आने वाला है? वैल्यू ऑफ फर्म में अगर वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी लिख दो। जितनी जिसकी आए, अब ध्यान से लिखना, तीनों अलग अलग आएंगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। वैल्यू ऑफ फर्म में वैल्यू ऑफ डेट माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। कर दिया? तीनों में वैल्यू ऑफ इक्विटी सेम आई कि अलग अलग आई? अलग अलग आएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी। 34 लाख आई, फिर 32 लाख और 30 लाख, ये आ गई। अब नीचे भी एक लाइन खींच दो, और फिर एक लाइन छोड़ के उसी टेबल को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन छोड़ के अब लिखेंगे ईबीआईटी। एक लाइन छोड़ के इसलिए क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी अलग से दिखनी चाहिए कि यहां तक निकाल लिया है। अब लिखो ईबीआईटी। अब दोबारा ईबीआईटी क्यों लिख रहे हैं सेम टेबल में? काय के लिए लिख रहे हैं? के निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए ईबीआईटी लिखो। जैसे लिखा है सेम लिखना, ईबीआईटी। बताओ कितना लिखे बेटा? 4 लाख रुपीस का ईबीआईटी है तीनों ही केसेस में। क्वेश्चन में 4 लाख का ईबीआईटी नीचे दिख भी रहा है, दिया हुआ है। तो 4 लाख का ईबीआईटी लिख दिया हमने तीनों ही केसेस में। अब ईबीआईटी में टेबल देख के बताओ क्या माइनस करना है? दिख रहा है आपको? इंटरेस्ट माइनस करना है। लेस लिखो इंटरेस्ट, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। पहले वाले केस में आपने कहा था 6 लाख रुपीस के डेट है। पहले केस में अमाउंट जो डेट का था 6 लाख था। 6 लाख का 5% ब्याज निकालो ना, 30,000। तो पहले वाले केस में 6 लाख का 5%, 30,000 रुपए का ब्याज निकलेगा। 30,000 समझ पा रहे हैं कैसे निकला? दूसरे केस में बताओ ब्याज कैसे निकलेगा? 8 लाख का 5%, 40,000 का इंटरेस्ट आया। एंड लास्ट केस में 10 लाख का 5%, 10 लाख का 5% आप कह रहे हैं 50,000। लास्ट केस में इंटरेस्ट 50,000। समझ पा रहे हैं आप बात को? जैसे ही आप ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटाएंगे, बताओ क्या आएगा?
ईबीटी, आप चाहो तो सॉल्यूशन ना देखो, टेबल ही देखो, ये ईबीआईटी में इंटरेस्ट हटाया ईबीटी, तो लाइन खींचो इंटरेस्ट के नीचे और लिखो ईबीटी आया, और जिसका जो आए वो लिख दे, अलग अलग आएगा तीनों केसेस में ईबीटी, है ना। लिख लिया ईबीटी तक। ईबीटी में लेस टैक्स, टैक्स है नहीं, लेकिन आप लिख के जीरो लिख दो। लिखवा इसलिए देता हूं, नहीं तो फिर बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो आप भूल ही जाओगे कि टैक्स भी लिखना था। तो लेस टैक्स, तो तीनों केस में जीरो लिख दो। टैक्स माइनस करके ईएटी आएगा, लेस टैक्स करके लाइन खींच के लिखो ईएटी आ गया, दिख भी रहा है आपको यहाँ टेबल में ईएटी, तीनों केसेस में जो जो आए ईएटी लिख दो। जाहिर सी बात है, जब टैक्स नहीं है तो जो ईबीटी होता है ना, वही ईएटी होता है, क्योंकि जब टैक्स नहीं है तो अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स। आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स तक पहुंच गए। अब बताओ टेबल में देख करके अर्निंग आफ्टर टैक्स को किससे डिवाइड करें ताकि के ही आ जाए, वैल्यू ऑफ इक्विटी से। तो लिखो डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी तो डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ इक्विटी कहां दी हुई है? आपने निकाली तो है ना सारे केसेस में, तो जिसकी जो हो उसी से डिवाइड करना। तीनों की वैल्यू ऑफ इक्विटी अलग अलग थी, डिवाइड करना। और जैसे के जो आएगा ना, परसेंटेज में आता है, तो वो इंप्लाइड है कि इंटू 100 करना पड़ता है, वो लिखा नहीं जाता फॉर्मूले में, वो इंप्लाइड, मतलब जब आप 3,70,000 अपॉन 34 लाख करिएगा, फिर मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, ताकि आपका जो के आएगा वो परसेंटेज में आएगा। 3,70,000 मैं भी कर रहा हूँ एक बार, अपॉन 34 लाख, ये जो 0 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है, इंटू 100 कर दिया, 10.88% हमारा पे आ गया पहले वाले केस में। ऐसे ही दूसरे में ईएटी है 3,60,000, वैल्यू ऑफ इक्विटी 32 लाख। समझ पा रहे हैं कैसे करना है? बेसिकली अगर ये टेबल दिमाग में बैठ गई, दो चार बार आपने घर पे टेबल लिख लिख के प्रैक्टिस कर ली, तो ज्यादा कुछ है नहीं। और ये सारे क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, और अगर आ गया तो समझिए आपकी किस्मत चमक गई। क्यों चमक गई? आप दो चार बार प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, एज इट इज सेम क्वेश्चन आ गया। एज इट इज सेम का मतलब ज्यादा से ज्यादा बस नाम चेंज कर देगा, फिगर चेंज कर देगा, ईबीआईटी चेंज कर देगा, क्यों चेंज कर देगा, इसके अलावा थोड़ी ना कुछ कर देगा कि ईबीआईटी की जगह करीना कपूर दे दी, ऐसा तो करेगा नहीं। तो अगर आप ये क्वेश्चंस की आराम से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आपके दिमाग में, तो फटाफट हो जाएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बोलो जी, तीनों केसेस में के ही निकालो, और बताओ जरा, तीनों केसेस में के ही सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है? अलग आ रहा है। हाँ, आप कहीं अटकी क्या वंशिका? कहीं अटक गई कि हो गया? कर लिया? तीनों केसेस में यही आंसर आ गया, 10.88, 11.25% और 11.67%। परसेंटेज का साइन लगा दिया, वेरी गुड। आप देख सकते हैं जैसे जैसे डेट आपका बढ़ रहा है, वैसे वैसे के भी आपका बढ़ रहा है। इसलिए क्यों नहीं कम हुआ? क्योंकि डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस था। आपने डेट बढ़ाया कि चलो कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन उतना फायदा के खा गया। के को निकालने का एक और तरीका, फॉर्मूला। सर फॉर्मूले से सीखेंगे, इसी से फॉर्मूले से भी सीख लो, इसलिए फॉर्मूले से सीख लो के को, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको जो डेटा गिवन हो, केवल कहे के ही निकालो, और क्वेश्चन में आपको दिया हो केओ दे दे, केडी दे दे, डी दे दे, ई दे दे, तो फिर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, के ही निकल आएगा। तो अभी आप के ही इससे भी निकाल के देखिए, सर सेम ही आएगा क्या? सेम आएगा के ही, बट निकाल के आप चेक कर लो, मैं बैठा हूं, कहीं अटकोगे तो हमसे पूछ लोगे। बाकी मैंने एक लाइन लिख रखी है कि द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल।
देखो जब डेट बढ़ने से कोई फायदा मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि के ही बढ़ जा रहा है, के उतना ही है, कोई फायदा तो मिल नहीं रहा है। तो एनवाई अप्रोच के हिसाब से आप डेट कम रखिए ना। नहीं समझे? उधारी बढ़ा करके भी, डेट बढ़ा रहे हैं, उधारी बढ़ा के भी आपकी वैल्यू ऑफ फंड बढ़ तो रही नहीं है, तो काहे उधारी रखते हो सर पे? कोशिश करो जितनी ज्यादा इक्विटी रखो उतना बढ़िया। एनआई तो बिल्कुल अपोजिट था, एनआई एनआई की बात नहीं कर रहे, एनआई की बात कर रहे हैं। नहीं इरेलीवेंट नहीं, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। एक राम को मानता है, एक रहीम को मानता है, कौन सही कौन गलत, दोनों सही है। तो वो अपनी जगह सही, जब एनआई कहेगा तो हम एनवाई की बात नहीं करेंगे, हम एनआई की तरफ, एनवाई कहेगा तो अभी हम एनवाई पढ़ा है। तो एनवाई के हिसाब से जब वैल्यू ऑफ फर्म चेंज ही नहीं होने वाली, तो काहे डेट रखते हो? समझे? ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज, जैसे के इज इक्वल टू केओ प्लस केओ माइनस के डी इंटू डी अपॉन ई। तो ये फॉर्मूला लिखिए और तीनों केसेस में फिर से जरा के निकालिए, चेक कर लीजिए आता है कि नहीं। बाकी मैंने सॉल्यूशन ये दिया हुआ है इसका के का, इस वाले फॉर्मूले से, लेकिन आप चेक कर लो, आना सब चाहिए। कर पा रहे हैं आप ये फॉर्मूले से सॉल्व? ओ आ रहा है। जिनका हो जाए फिर वो क्वेश्चन नंबर 6 करिए। और अगर किसी का नहीं हो रहा है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं इस फॉर्मूले से, पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा।
मेरे हिसाब से सबका ये वाला तो हो गया होगा। क्वेश्चन 6 कर रहे हैं ना आप लोग? ठीक। डन, आंसर मैच कर गया। वेरी गुड। के ही जो आप निकालेंगे 6 में, हाँ दोनों से निकाल लो। एग्जाम में एक से कर लेना, बट अभी आप दोनों से करोगे तो आपका ना हाथ सेट रहेगा। एग्जाम में तो एक तरीके से आप के ही निकाल लेना, अभी दोनों से चेक कर लो। सिक्स अच्छे से कर लीजिए, 7 और 8 आपको होमवर्क दे देते हैं। हो गया, वेरी गुड। हो गया, ठीक है। सेवन और 8 अभी करेंगे कि होमवर्क में दे दें? जिनको भी करना है बैठ के कर लीजिएगा। 6 तक हो गया सभी का? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से शुरू करेंगे, और 7 और 8 में अगर कोई डाउट होगा तो ठीक है कर लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।